दुनिया कितनी गोल है ये सृष्टि को आज समझ में आया था, क्योंकि सृष्टि लौट फेर के वीर के पास ही आ जाती है उससे भागने की कोशिश में भी। फिर ना वो मान लेती है कि उसकी गलती थी, उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया था, पर अब वो क्या कर सकती है। तो वीर उससे कहता है कि तुम जानती हो ना, तुमने जो किया उसकी वजह से मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। इनफैक्ट तुमसे कंपनसेशन मांग सकता हूँ 20 लाख रुपए तक का। सोचा है तुमने कभी? तो इसमें वो बोलती है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो वीर कहता है मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे चाहता हूँ तुम ये अपनी प्रेगनेंसी का नाटक कंटिन्यू करो, क्योंकि मेरी दादी माँ को ना अभी वो उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें किसी भी तरह का ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शॉक नहीं लगना चाहिए। तो इसमें वो बोलती कि अच्छा तो मुझे ये नाटक करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो वो बोलता है वीर उससे कि पैसे, अब तुम पैसे तो भूल जाओ, अब तुम्हारी एक्टिंग की अगर मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा तो 20 लाख में से 15 लाख कटे तो 5 लाख, यानी अब तुम्हें सिर्फ मुझे 5 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। बेचारी सृष्टि जिसको है ना पैसे लेने की पड़ रही थी, अब उसे देने और पड़ेंगे। खैर उसकी बातों का वीर पे कोई असर तो होता नहीं, इसीलिए अब वो बस यही सोच रही थी कि अब वो 5 लाख कैसे चुकाए इस आदमी को। तो जब दादी माँ के पास सृष्टि बैठी होती तो दादी माँ तो अपनी पर पोती की मतलब बहू को बड़ी सराह रही होती कि अरे तुम ही मेरी बहू हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और वो तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े थे वो क्यों पड़े थे। तो सृष्टि भी कह रही थी कि अरे वो कोई गधा था जिसने अपने गुंडे मेरे पीछे बैठे थे भेजे थे, वरना तो ये गधों के जने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर ना दादी माँ अपनी बहू को अपने हाथों से उतार कर अपना कंगन देती हैं, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही महंगा था। अब वो कंगन दे देती है, लेकिन वहां पर जो होता है मोहिनी भी होती है। मोहिनी तो अंदर से जल भुनी जा रही थी, क्योंकि वो ये सब चीज पर अपना हक समझती थी जो आज सब कुछ सृष्टि को मिल रहा था। अब क्या होता है, रूम में जो वीर है ना टहल रहा होता है, उसके दिमाग में ये था कि सृष्टि बहुत देर से रूम में नहीं आई है, कहीं उसने वो कंगन बेच तो नहीं दिया उसके पैसे से, क्योंकि सृष्टि तो बस पैसों के लालच रखती है। पर ऐसा होता नहीं है, सृष्टि वहां आती है और उसे वो कंगन देती है। तो जिसमें वो पूछता है कि तुम्हें पता तो है ना इस कंगन की कीमत कितनी है। तो सृष्टि कहती है कि हाँ पता है, बहुत पुराना है, तो 30-40 लाख से कम क्या ही होगा। तो वो बोलता है कि अच्छा फिर भी तुमने इस कंगन को नहीं बेचा। तो सृष्टि बोलती है कि हाँ उसके पीछे है रीज़न, मैं हर समय पैसों के पीछे ही थोड़ी भागती हूँ। एक्चुअली सृष्टि ने पुरानी लाइफ में ना वो अकेली थी और उसकी दादी माँ ने उसका ख्याल रखा था। वो पैसे कमाना चाहती थी अपनी और अपनी दादी माँ के लिए, इसीलिए वो इन इमोशंस की कदर जानती थी। वो पैसे से प्यार करती थी लेकिन इमोशंस से भी प्यार करती थी। सृष्टि वहाँ से चली जाती है, लेकिन वीर को ना सृष्टि में इंटरेस्ट होने लगा था। वो उसे सोचने लगा था कि जितना वो उस लड़की को जानने की कोशिश कर रहा है उतनी इंटरेस्टिंग उसे वो ये लगती जा रही है। अगली सुबह जब सृष्टि को एक कॉल आता है कंपनी की तरफ से कि उसे एक जॉब ऑफर हुआ है, तो मतलब सृष्टि ना पहले तो सोच रही होती कि उसने तो कहीं अप्लाई भी नहीं किया। फिर सोचती है कि चलो सामने से लक्ष्मी आ रही तो उसे क्या दिक्कत हो रही है। सृष्टि तैयार होकर कंपनी पहुंच जाती है और सब कुछ पूछती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी जॉब एक सेक्रेटरी की है, उसे अपने बॉस की सारी बातें माननी है। तो सृष्टि भी ये था कि जल्दी से पैसे कमाकर है ना वीर को लौटाऊं और अपनी आफत छुड़ाऊं, यहाँ से सब कुछ ड्रामा खत्म करूं। इसीलिए वो है ना फिर भी सोचती है कि कैसी मतलब सारी बातें माननी होंगी। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ना जब वो अपने बॉस से मिलती है तो वो कोई और नहीं वीर ही होता, और वीर ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। उसने ये सब ऑफर वगैरह है ना सृष्टि को कॉल करवाया था, लेकिन सृष्टि के सामने भी कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी कंपनी और मतलब इतनी अच्छी जॉब उसे मिले ना मिले, इसीलिए वो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और अब से वो वीर की सेक्रेटरी बन जाती है। अब वीर सृष्टि को बहुत सारे काम भी बोल देता है करने के लिए और ऐसे करके वहाँ से चला जाता है। इनफैक्ट वहाँ पर ना मोहिनी भी काम करती है, तो मोहिनी भी सृष्टि को एक फाइल देती, कहते वीर ने इससे तुमसे कहा है कि इस पर साइन चाहिए उस क्लाइंट के, जल्दी से जाओ रूम नंबर 110 में। तो सृष्टि भी चली जाती है कि ठीक है चलो वीर ने कहा है। जब वहाँ सृष्टि पहुँचती है उस रूम में, तो जो आदमी था जो क्लाइंट था वो सृष्टि से बदतमीजी कर रहा होता है, उससे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सृष्टि जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, और वो भागते भागते ना वो उसके आदमी पीछे भाग रहे होते हैं, वो भी उसके पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते वो एक आदमी से टकरा जाती है, उससे हेल्प मांगने लगती है। और यहाँ पर हमें इस फिल्म में दूसरा लीड भी दिखाया जाता है जिसका नाम है कबीर। तो दिखने में तो कबीर कोई अमीर घर का किराएदार या फिर किसी कंपनी का मालिक ही लग रहा है, लेकिन उसका असली इंट्रोडक्शन थोड़ी देर बाद होगा। यहाँ पर कबीर है ना सृष्टि की हेल्प करने की कोशिश भी करता है, उन आदमियों को रोक के रखता है, और सृष्टि भी ना उसके पीछे खड़ी हो जाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। पर जो वो गुंडा था ना वो कबीर से बदतमीजी करने लगता है कि तुम क्या जानते हो ऐसे 2 कौड़ी की लड़कियों को, तुम दूर हट जाओ वरना तुम भी पिट जाओगे, और ये तो है ही ऐसे ऐसे सब कर रहा होता है। और वीर भी वहां से गुजर रहा होता है, वो खुद देखता है कबीर और उसको साथ में, मतलब कबीर और सृष्टि को साथ में, तो वो जाता है वहां पर। और वीर को देखते ही ना वो गुंडा है ना कपकपा जाता है। वो कहता है कि सर आपको नहीं पता इस लड़की ने मुझे बहकाया था, मेरी कोई गलती नहीं है। तो वीर ने उसको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते भी हो ये लड़की कौन है, ये मेरी वाइफ है। और ना वो
सृष्टि को अपने पास कर लेता है। तो वो गुंडे तो डर के भाग जाते हैं क्योंकि वीर का पूरे जो शहर में ना नाम था, वरना वो दो गुंडे ही गायब हो जाते हैं, इसीलिए वो तो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जब वीर है ना हमारी सृष्टि को ले जाने की कोशिश करता है तो सृष्टि उसको थप्पड़ रख के देती है। वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे इस रूम में भेजा था ना, तुम ही तो ये सब कर रहे थे पैसों के लिए, तुमने मुझे बेच ही तो दिया था, अब ये ढोंग क्यों कर रहे हो मुझे बचाने का। तो कहाँ ये लग रहा था कि इन दोनों के बीच में प्यार की फुलझड़ियां खिलेंगी, पर इन दोनों के बीच में तो वो कौन सा बम होता है, ऊनी बम फट रहे हैं भैया। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।